हेलो एवरीवन, नमस्कार। उत्कर्ष क्लासेस तिलही पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले वाली क्लास में हमने अनुच्छेद 30 तक पढ़ लिया था। अगर हम इसके पहले के अनुच्छेद यानी कि 29 और 30 की विषय वस्तु को जाने तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि जो भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक डिसाइड किए गए हैं उनके अधिकारों से संबंधित बात की गई थी, और ये भी बताया गया था कि कौन कौन से समुदाय हैं जिन्हें भारत में अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। उसके बाद हमने अनुच्छेद 30 पढ़ा था कि देश के अल्पसंख्यकों को यह बात प्रतीत होती है कि उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, तो वह अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए किसी संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, कॉलेज की स्थापना कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके ये संस्थान किसी ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में न शामिल हो जिससे उनके इस संस्थान को सरकार के द्वारा बंद करा दिया जाए। यहाँ तक कि हमने यात्रा को तय कर लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। आर्टिकल्स की विषय वस्तु क्या है और उससे जुड़े हुए कुछ फंडामेंटल बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम 30 के बाद अनुच्छेद 31 की बात करें तो वास्तव में अभी भारतीय संविधान में है ही नहीं, क्योंकि इसे हटा दिया गया है। इसकी विषय वस्तु को जाने तो इसमें संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी। संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी, यानी कि संपत्ति व्यक्ति का फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार था। आप जानते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए, फैक्ट्रीज की स्थापना के लिए, कॉलेज की स्थापना के लिए, रिसर्च संस्थान की स्थापना के लिए जमीन होनी चाहिए, और संपत्ति के भाग में ही जमीन को भी शामिल किया गया है। क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद भारत सरकार को कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लैंड की नीड पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तब जो अधिकांश जमीन थी वह लोगों के कब्जे में थी, यानी कि लोगों का उस पर अधिकार था। सरकार जब उनसे छीनने की कोशिश करती थी तो वो लोग, जिन लोगों की जमीन थी, सरकार को अनुच्छेद 32 से याद करा देते थे, और 19(1) में भी इसे रखा गया था संपत्ति के अधिकार को। अनुच्छेद 32 इसके आगे हम पढ़ेंगे। बस फॉर अ हिंट मैं आपको बताता हूं कि अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को अथॉराइज करता है कि संविधान में दिए गए हुए अधिकारों का यदि सरकार के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स के माध्यम से 5 प्रकार की रिट जारी करता है। नेक्स्ट अभी वीडियो के थोड़ा सा आगे चलने पर इसके बारे में भी जानेंगे। तो अनुच्छेद 32 लोगों के मूल अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही सरकार कहीं मन पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की सोचे और जमीन लोगों से मांगे या जो जमीन को ले ले, तुरंत लोग कोर्ट के पास चले जाते थे और कोर्ट तुरंत सरकार से कहता, ना आप ऐसा नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल राइट है। पुल नहीं है, रास्ते नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, सड़कें नहीं है, दो स्थानों को कनेक्ट करना है, यहाँ तक रास्ता सरकार ने बना लिया, यहाँ तक बना लिया, बीच में किसी की प्रॉपर्टी पड़ गई, अब वो कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा या दूंगी इस प्रॉपर्टी को। सरकार क्या कर सकती थी? सरकार मजबूर है, क्योंकि सरकार कानून से बंधी हुई है, संविधान से बंधी हुई है। चलता रहा, विकास की गतिविधियां रुकती रही, कुछ अलग से कानून लाए गए जिनका प्रयोग किया गया, लेकिन वो इतने प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए। कई वर्ष बीता और समय आया 1978 का। समय आया 1978 का। आप जानते हैं इसके पहले इमरजेंसी का पीरियड था, नई सरकार आई सत्ता में और मोरारजी देसाई भारत के पीएम बने। मोरारजी देसाई जो है वह देश के पीएम बने। बहुत पढ़े लिखे हुए व्यक्ति थे, उन्हें पता था कि देश का विकास करना है तो लैंड होनी चाहिए, और लैंड तभी मिल सकती है जब अनुच्छेद 19(1) में, यानी कि 19(1) में और आर्टिकल 31 में कुछ बदलाव हो,
और बदलाव करने का मतलब ये था कि इसको हटा दो, मूल अधिकार से ही हटा दो अगर देश का विकास करना है। तो वही हुआ, उन्होंने 44वां संविधान संशोधन लाए जो कि 1978 में हुआ था। और इस आर्टिकल को यानी कि 19(1) और आर्टिकल 31 यानी कि 31 को भाग 3 से, यानी कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का प्रावधान है, भाग 3 से ही हटा दिया। यही बार बार प्रश्न बनता है कि कहाँ ले गए, किस आर्टिकल के तहत इसको शामिल किए। तो ले गए भाग 12 में, भाग 12 और आर्टिकल 300(a) और बोले देखिए अब ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था ये लीगल राइट हो गया, यानी कि अब यह कानूनी अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को एक्वायर करने के लिए कोई व्यक्ति स्वतंत्र हो गया। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सरकार को यदि इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द में बहुत सी बातें आती हैं, बार बार इनका उल्लेख करना उचित नहीं है, एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ रोड बनाना हो, यातायात का संसाधन में ट्रेन के लिए रेल पटरी बिछानी हो, मेट्रो बनानी हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए भवन का निर्माण करना हो, यानी कि विकास के लिए जितनी भी गतिविधियों होती हैं, गतिविधियों का निर्माण होता है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सरकार ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सरकार किसी की भी जमीन को एक्वायर कर सकती है, लेकिन आम आदमी से सरकार इसकी सुरक्षा करेगी। आम आदमी किसी दूसरे की जमीन नहीं ले पाएगा। गांव में कोई गरीब व्यक्ति हो गया और गांव का एक दूसरा आदमी बहुत अमीर हो गया, तो ये नहीं कहेगा देखिए अनुच्छेद 19(1) हटा दिया गया है और आर्टिकल 31 इसलिए आपकी जमीन हम ले लेते हैं। अब मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि आप न्यायालय जा नहीं सकते अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। आप अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायालय नहीं जा सकते, और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वह एक कानूनी अधिकार है, और सरकार को यदि लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए किसी जमीन को हमें लेना है तो वह ले सकती है। और ऐसा भी नहीं कि सरकार ऐसे ही ले लेती है। आप देखते हैं कहीं से अगर बड़े बड़े नेशनल हाईवे का निर्माण होता है, मेट्रो का निर्माण होता है, तो वहां पर जिन लोगों का निवास है या जिन लोगों की जमीन गई है, उन लोगों को बाजार मूल्य पर जो प्रॉपर्टी की कीमत होती है उस कीमत पर सरकार उन लोगों को मुआवजा देती है। आई थिंक आप आर्टिकल 31 से बहुत अच्छे से रूबरू हैं। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 32। बेसिकली अनुच्छेद 32 की जो विषय वस्तु है वह है रिट क्षेत्राधिकार। रिट क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि आप आर्टिकल 13 को रिमेम्बर करें, यानी कि याद करें। अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करती हो। यदि राज्य ऐसी कोई भी विधि बनाता है जो लोगों के मूल अधिकारों का हनन करता है, तो वह कानून उस सीमा तक विधिशून्य माना जाएगा जिस सीमा तक वह नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है। अब बात बताइए, इतनी अच्छी बात लिख दी गई, बात का अर्थ यह था कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता, ऐसा कानून नहीं बना सकता कि जो संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनका हनन हो सके। भाई बात लिख दिया, सरकार ने मुंह पर बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई भारत का आदमी बोलेगा नहीं। लोग कह रहे हैं मेरे पास मूल अधिकार है, सरकार कह रही मूल अधिकार का प्रयोग करो, मैं लगा देता हूं आर्मी पुलिस तुम्हारे सामने। आवाज निकली AK-47 तुम्हारे मुंह के अंदर। क्या फायदा रहता अगर अनुच्छेद 13 लिख दिया गया होता और अनुच्छेद 13 के बाद आर्टिकल 32 न जोड़ा गया होता। यही वह फंडामेंटल राइट्स का
की आर्टिकल है जो संपूर्ण फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स के प्रावधानों की रक्षा करता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अब जरा इसके अर्थ को देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, राज्य के द्वारा नागरिकों को, व्यक्तियों को दिए गए जो मूल अधिकार हैं, अगर उन मूल अधिकारों का उन व्यक्तियों या राज्यों के द्वारा हनन किया जाता है या उनके मूल अधिकारों को समाप्त किया जाता है तो वह समाप्त नहीं होगा। यह जो प्रक्रिया है, यानी समाप्त ना होने की प्रक्रिया, यानी कि मूल अधिकारों के संरक्षण की बात हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है जिनका हमें अध्ययन करना है। पहली रिट है अधिकार प्रक्षा। परमादेश। नंबर 3 उत्प्रेषण। चौथी है प्रतिषेध। तो है यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्रम में आप किसे भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। मेन एसेंस यह है इस आर्टिकल का या इस 5 प्रकार की रिटों का कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बंदी प्रत्यक्षीकरण से शुरू करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह है कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को सरकार ने या फिर किसी व्यक्ति ने हिरासत में ले लिया या नजरबंद कर दिया कि आप बस आप इसी बाउंड्री के अंदर रहोगे। किसी भी व्यक्ति को सरकार या कोई व्यक्ति क्या अधिकार रखता है कि उसके जीवन में हस्तक्षेप करे कि वह इसी बाउंड्री के तहत रहे। इसका मतलब तो ये हुआ कि वह सीधे सीधे किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन कर रहा है। अब मान लीजिए टी नाम का व्यक्ति है, इसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। क्या करे, असहाय हो या फिर उसकी पराधीनता को स्वीकार कर ले जिस व्यक्ति ने इसे अरेस्ट किया है, या फिर सरकार ने अरेस्ट किया है तो बोले भाई जब तक आप अंदर रख ले, जब मन करे बाहर कर देना। नहीं, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सबके अधिकार हैं। राजतंत्र नहीं है, मोनार्की नहीं है, अधिनायकवाद नहीं है, कानून की सरकार है, कानून की ही चलेगी। तो अनुच्छेद 32 में जो आर्टिकल है, जो रिट है, उस रिट में कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को बिना कानून के अनुमति लिए उसको बंद नहीं कर सकते, उसको हिरासत में नहीं ले सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति को किसी अपराध में जेल हुई है, अब जाके सुप्रीम कोर्ट में वह व्यक्ति अथवा उसका कोई सगा संबंधी या उसका वकील बोले देखिए अनुच्छेद 32 मिला है, आप उसको जेल में नहीं रह सकते, तब ये आर्टिकल का ये जो रिट है यहाँ पर लागू नहीं होगी। यदि किसी को दंड मिला है तो उसे जेल में रखा जा सकता है, तब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं हो सकती। एक बात और है, कभी कभी क्या होता है कि आपने अनुच्छेद 21 और 22 में इस बात को पढ़ा है कि कभी कभी सरकार लोगों को अरेस्ट में इसलिए भी कर लेती है कि उनकी एक्टिविटीज से देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचता है। तब इस स्थिति में जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उस विधि में जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है वह अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए रिट जारी नहीं कर सकता। पहली हो गई। दूसरी हम पढ़ते हैं अधिकार प्रक्षा। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है अधिकार प्रक्षा को लेकर। अधिकार प्रक्षा अब इसके शब्द से इसका अर्थ निकाल लेंगे। अधिकार प्रक्षा मतलब अधिकार के बारे में पूछना। जैसे कोई पब्लिक
ऑफिस है या मान लीजिए किसी एसडीएम का ऑफिस है, तो एसडीएम ऑफिस की मान्यता तो यही है, एक सामान्य कानून तो यही है कि जो व्यक्ति सिलेक्टेड है वही जाके उस ऑफिस में बैठेगा, उस ऑफिस का मैनेजमेंट करेगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसने न परीक्षा दी है, ना हाई स्कूल इंटर पास है, मतलब कि वो एलिजिबल नहीं है, वो फाइनली सिलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जाता है डीएम की ऑफिस में मुख्य चेयर पर बैठ जाता है और कहता है आज से ये जो जिला है मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट पूछता है महोदय आप बताएं कि आपने एसडीएम का जो चेयर थी या एसडीएम की ऑफिस थी उसको आपने किस आधार पर अतिक्रमित किया या उस पर किस प्रकार से आपने अधिकार किया। ऐसे संबंधों में यानी कि व्यक्ति उस पद पर नहीं है, व्यक्ति के पास वह अधिकार नहीं है, फिर भी वह व्यक्ति उस पद का प्रयोग करे, उस अधिकार का प्रयोग करे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में या भारतीय पॉलिटी में एक समय ऐसा भी आया था कि सुप्रीम कोर्ट को इस आर्टिकल का प्रयोग ऐसे व्यक्ति पर करना पड़ा जो व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं था, फिर भी उसने अपने को प्रधानमंत्री घोषित कर लिया था। तो ऐसी भी घटनाएं हमारे देश में हुई हैं। आप अधिकार परीक्षा के बारे में जान गए। अब अगली जो हमारी रिट है इसमें वह है उत्प्रेषण या परमादेश या प्रतिषेध, इनमें से किसी को लेते हैं हम। चलिए लेते हैं इसमें से प्रतिशोध को पहले, प्रतिषेध। प्रतिषेध का अगर हम मीनिंग बताएं तो अब जानते हैं कि प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, प्रोहिबिट। ये थोड़ा सा मिलती जुलती हुई है अधिकार कक्षा से। कैसे देखते हैं। प्रतिषेध, बढ़ रहे हैं रिट, किसके द्वारा जारी हो रही है? एससी के द्वारा आर्टिकल 32 का प्रयोग कर। ठीक है। प्रतिषेध का मतलब आप सिंपल सा रोकना। आप जानते हैं कि एक हायरार्की होती है किसी कार्य को करने के लिए, यानी कि जो लेखपाल को कार्य दिया गया है वह लेखपाल करे एक छोटे से स्तर पर, वो राजस्व का जो उसके पास आंकड़े एकत्रित करने हैं या इससे जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां जो राजस्व संहिता और कानून के तहत से दी गई हैं। मान लीजिए लेखपाल को यह दिया गया है कि आप संबंधित ग्राम में जो जमीन है उस जमीन के सारे डेटा को एकत्र करेंगे। यही एक काम है जिसे लेखपाल को दिया गया है। लेकिन लेखपाल साहब क्या करते हैं, एसडीएम के भी कार्य को करने लगते हैं। मतलब अपनी पावर का अपने आप बढ़ा लेना। तो अगर ऐसा करता है कोई, दूसरा एग्जांपल इसी का, मान लीजिए एसडीएम साहब ही हैं और इनको काम प्रशासनिक दिया गया है, यानी कि कानून व्यवस्था और इससे रिलेटेड जो भी मामले हैं ये काम एसडीएम को दिया गया है। लेकिन एसडीएम साहब एक दिन लोअर कोर्ट पहुंचते हैं और वहां के जो जज महोदय होते हैं उनकी कुर्सी पर बैठते हैं और वहां के चपरासियों से बोलते हैं कि इधर लाइए जितनी भी फाइलें हैं, कौन कौन से क्राइम हुए हैं, कौन कौन से क्रिमिनल्स हैं या किस 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 जो केसेस हैं उन केसों में सुनवाई नहीं हुई है, लाइए मैं सब काम कर दूं। यानी कि प्रशासन से सीधे जुडिशरी का काम करने लगे एसडीएम साहब ने। तो आप देख रहे हैं दोनों एग्जाम्पल में जो कार्य जिस व्यक्ति को दिया गया है वह कार्य नहीं कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल इसे में जान लीजिए, लोअर कोर्ट का कोई जज है, अब एक दिन पहुंचते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं लाइए सारे मामलों का निस्तारण कर दे। तो ऑल ओवर तीनों एग्जांपल्स का एसेंस या समरी यह है कि जिस ऑफिसर को या जिस कर्मचारी को जो कार्य दिया गया है वही वह करे। इन केस अगर वह दी गई शक्तियों से ज्यादा कार्य करता है तो उसे जो रोका जाता है वह प्रतिषेध रिट के माध्यम से रोका जाता है।
अगली रिट जो है वह है, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ लिए, अधिकार पक्षा पढ़ लिए, प्रतिषेध पढ़ लिए, परमादेश और उत्प्रेषण पढ़ते हैं। परमादेश और उत्प्रेषण, इन दोनों को पढ़ते हैं। आप जान रहे हैं कि आप आर्टिकल 32 के तहत जो रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है वो 5 रिट्स हैं। उन 5 रिट्स की विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं। तो परमादेश, इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इसे तब जारी करता है, यानी परम आदेश, उच्च आदेश देता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों को। जैसे कोई मामला लोअर कोर्ट में है और जो इसकी हेयरिंग है या मतलब सुनवाई है, और इस सुनवाई की जो प्रक्रिया है वह कानून के बियॉन्ड हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को या लोअर कोर्ट को एक मैसेज जारी करता है जिसका नाम है परमादेश, कि आप, ये मेरा परम आदेश है, मेरी मतलब हाई पोटेंशियल की ये मेरी मैसेज है कि आप जिस काम को जहां पर कर रहे हैं उसको वहीं पर रोक दें, आपको काम नहीं करना है, ये मेरा आदेश है। या कोई अन्य मामले हो सकते हैं जिन मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह फील हो या प्रतीत हो कि जो कार्य किया जा रहा है वह कानून सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, तो ऐसे कार्यों को रोकने के लिए जो रिट जारी होती है उसे परमादेश रिट कहते हैं, और ऐसी स्थितियों में परमादेश रिट का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट और लास्ट जो आर्टिकल 32 के तहत दी गई रिट है, 4 का हमने अध्ययन कर लिया। 5वीं का अध्ययन है उत्प्रेषण। इसका मतलब होता है पास बुलाना। पास बुलाने का मतलब ये नहीं कि हमारी चारपाई पे आज आके लेट जाओ। इसका मतलब है, समझते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे उच्च जुडिशरी है, उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, फिर इसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, विलेज कोर्ट पाए जाते हैं। तो सबसे सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट इन पर भी और इन पर भी और इन सब पर कंट्रोल रखता है। अब सुप्रीम कोर्ट को किसी कंडीशन में ये लगता है कि जो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, विलेज कोर्ट, इन सब जगहों पर जो फाइलें हैं या जो मामले हैं उसका निस्तारण या तो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट या अन्य कोर्ट ये सही से कर नहीं पा रहे हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि यहाँ पर ये जो मामले हैं असल में इनकी सुनवाई हमें करनी चाहिए, तो वह एक रिट जारी करता है, और रिट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट में जारी करता है और यह बताता है कि महोदय या हे हाई कोर्ट, हे लोअर कोर्ट, हे सबऑर्डिनेट कोर्ट, आपके पास इस मामले से संबंधित कोई भी मामला हो सकता है, क्रिमिनल का मामला हो सकता है, फौजदारी का मामला हो सकता है, राजस्व का मामला हो सकता है, यानी कि रेवेन्यू का मामला हो सकता है। इन सारे मामलों को अपने पास ले लेगा, उन फाइलों को अपने पास ले लेगा और उनकी सुनवाई कर देगा, यानी कि उस पर डिसीजन दे देगा। तो आप समझ गए 5 प्रकार की रिट। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 बेसिकली यह सब पर लागू नहीं होता या कुछ लोगों पर लागू होता है, और जिन पर लागू होता है उनके मूल अधिकारों को यह कम करता है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि यह किन किन लोगों पर लागू होता है, इस फंडामेंटल्स की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यह लागू है सेना पर,
पुलिस पर, गुप्तचर विभाग पर, खुफिया एजेंसी पर। एक चीज सबसे पहले आपने ये क्लियर कर लिया कि यह लागू किन पर है, और भी कई जगह पर यह लागू हो सकता है, जैसा कि संविधान चाहे या सरकार चाहे या देश का सुप्रीम कोर्ट चाहे। तो इस आर्टिकल को क्यों रखा गया, या इस आर्टिकल की मूल भावना क्या है, क्यों आप प्रतिबंध लगा रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों के या व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन करता है, और आप स्वयं ही लिख दे रहे हैं कि अधिकारों पर प्रतिबंध। तो ये अधिकार के पर जो प्रतिबंध है वह पुलिस के संबंध में है, अर्धसैनिक बलों के संबंध में, यानी कि सीआरपीएफ यानी कि सेना में, अर्धसेना बल में जो भी लोग सिक्योरिटी काम से लगे हुए हैं, गुप्तचर विभाग से लगे हुए हैं, इन सब पर यह आर्टिकल लागू होता है। और इन लोगों पर या इन संस्थाओं के व्यक्तियों पर, कर्मचारियों पर यह आर्टिकल लागू है और इन लोगों का मूल अधिकार हनन करता है। कैसे? मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से आर्टिकल 33 को समझते हैं। गुप्तचर विभाग है। अब ये किसी देश के बारे में जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं और ये इतना खुश हो गए कि आके मीडिया के सामने अनुच्छेद 19 का प्रयोग करके बोल रहे हैं, हेलो नमस्कार, अभी तक हमने जो भी गुप्त सूचनाएं प्राप्त की हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे देश के नागरिक भी जाने। और कई लोग लगातार आरटीआई फाइल कर रहे थे। ऐसा इन्होंने कर दिया इन केस। तो जो खुफिया जानकारी एकत्र हुई है, अब वो खुफिया कहाँ रही? उसको तो लोग जान गए। तो देश की सुरक्षा, मेन पर्पज है देश की सुरक्षा। गुप्तचर विभाग की स्थापना क्यों की गई है? इसीलिए की गई है कि देश पर जो आसन्न संकट है, यानी कि जो संकट आ सकता है, जो समस्याएं आ सकती हैं, उनको प्री डायग्नोस्ट करना, यानी कि पहले ही उनके बारे में अनुमान लगा लेना, जानकारी कलेक्ट कर लेना। अब ये जानकारी सबको बता ही दे रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ खुफिया काम का? तो अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि जो खुफिया विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, गुप्तचर विभाग से लगे लोग हैं, वो इतना मूल अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे कि जो जानकारी कलेक्ट किए हैं वह गुप्त रह नहीं पाएगी। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं हुआ कि इन्हें जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई। जीवन जीने की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन ऐसी स्वतंत्रताओं का प्रयोग नहीं कर सकते जिससे देश की रेपुटेशन को, देश की साख को, देश की सुरक्षा को समस्या हो। मान लीजिए इसी में अगला चीज हम मान लेते हैं सेना। अब सेना की बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आम आदमी को नहीं पता होनी चाहिए। आम आदमी को चलो पता भी हो जाए इन केस, और आम आदमी आज जाने कितना सोशल मीडिया, कितनी क्या क्या, और यहाँ तक कि कई देशों के गुप्त एजेंट भी देश में रहते हैं। अब सेना की सारी बातें कि हमारे पास कितने राइफल्स हैं, कितने बम हैं, कितने हमारी कैपेसिटी है, हमारे सारे सेना के लोग कहाँ लगे हैं, हमारा जो सेनापति है, हमारे देश के जो सैन्य प्रमुख हैं वह क्या बात कर रहे हैं, क्या रणनीति है विश्व में, आगे आने वाले समय में भारत की सुरक्षा के क्या मुद्दे होंगे, इन सब सारी बातों को ओपनली बोला जा रहा है। तो देश सुरक्षित ही कहाँ रहा? तो टोटल में अनुच्छेद 33 का अर्थ ये है कि देश की सुरक्षा में लगे हुए व्यक्ति को इतना अधिकार नहीं होगा कि वह जो भी गुप्त बातें हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों को वो पब्लिकली कर सके। वो पब्लिकली नहीं कर सकते, इसलिए अनुच्छेद 33 उन पर लागू होता है। क्योंकि अगर ये लागू नहीं होगा तो देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं और जो अन्य काम करने वाले लोग हैं इस विभाग में, इन सब पर यह आर्टिकल 33 लागू होता है। आई थिंक आर्टिकल 33 आप समझ गए। अब आर्टिकल हम 34 को देखते हैं।
आर्टिकल 34 सैन्य शासन या मार्शल लॉ के बारे में संविधान में दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? सैन्य शासन लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है। जहां चुनी हुई सरकार नहीं है वहां पर गवर्नर शासन कर रहे हैं राष्ट्रपति के बिहाफ पर। तो ये भाई साहब लोग क्यों शासन करेंगे? सेना का तो काम है देश की बाउंड्रीज की रक्षा करना, देश की जो शत्रु हैं उनसे रक्षा करना। ये शासन कहां से करने लगे? तख्तापलट करने के लिए क्या संविधान में इस आर्टिकल को रखा गया है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि देश में कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां पर सामान्य हमारे देश की पुलिस काम नहीं कर पाती। उठा ले जाएंगे उनको, उनकी गाड़ियों को फूंक देंगे, पुलिस थाने में आग लगा देंगे। अब बताइए, चुनी हुई सरकार है, आप बोलेंगे चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र है, लोगों का अधिकार है, करने दीजिए। नहीं करने दिया जाएगा। आप वहीं तक काम करेंगे जहां तक आपकी गतिविधियों से इस देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, लोगों के मूल अधिकारों का आपके द्वारा हनन नहीं होता। अगर आप इसके बियॉन्ड गए तो आपके अधिकारों का जो दुरुपयोग है उसको रोका जाएगा, आम पुलिस से रोका जाएगा, आम प्रशासन से रोका जाएगा, जनरल रूल एंड लॉ को अप्लाई किया जाएगा। अगर आप उससे भी मास्टर निकले तो ये व्यवस्था अनुच्छेद 34 में संविधान निर्माताओं ने कर दिया है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर स्थिति बड़ी अशांत रहती है। जैसे आपने देखा होगा जब आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से, तो कुछ दिन पहले वहां यानी कि जम्मू कश्मीर में सेना लगा दी गई थी। आप एक सिंपल सा एग्जांपल इसको सैन्य कानून का समझ सकते हैं कि पुलिस भी तो थी, क्या जरूरत थी सेना लगाने के लिए? क्योंकि क्षेत्र बहुत आसान था। आई थिंक आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि अनुच्छेद 34 का एसेंस क्या है, मीनिंग क्या है। मीनिंग यही है कि कुछ ऐसे अशांत क्षेत्र जहां पर सामान्य कानून नहीं लागू होते या लागू होते हैं लेकिन वहां के लोग मानना नहीं चाहते, तो उन लोगों को मनवाने के लिए, देश की एकता अखंडता को संरक्षित करने के लिए आर्टिकल 34 सरकार को आदेशित करता है कि महोदय, देश की रक्षा इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर, और आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 34 तक पढ़ लिया, अब आर्टिकल हम पढ़ते हैं 35। आर्टिकल 35 की विषय वस्तु है कि इस भाग को प्रभावी बनाने के लिए प्रयास। इस भाग को प्रभावी बनाने के लिए, भाग मतलब भाग जाना, रनवे नहीं। इस भाग का मतलब ये हुआ भाग 3। और आप जानते हैं भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इस मीनिंग का तो आपने एक अर्थ निकाल लिया इस आर्टिकल का कि भाग 3 का मतलब कह रहा है कि मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए विधि। एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं, फिर आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा बड़े आसानी से। जैसे संविधान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, यानी कि महिला पुरुष, अब तो ट्रांसजेंडर को भी भेदभाव नहीं होगा। मतलब ये सब बातें की गई हैं स्थान के बारे में कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन एक एग्जाम्पल बताइए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफी स्वस्थ है, उसको भी सरकार 10 रुपए दे रही है, और कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो बहुत असहाय है, शारीरिक रूप से भी अपंग है, यानी कि उसकी एक्टिविटीज बहुत कम है और वह अपने जीवन को जी नहीं पा रहा है, यानी कि सर्वाइवल की प्रॉब्लम है उसे।
सरकार बोले भाई देखो विधि का शासन है, कानून का शासन है, समानता का शासन है, हम आपको भी 10 रुपए देंगे। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि किसी भी समुदाय के या किसी भी लोगों के शारीरिक बनावट में, यानी कि शारीरिक बनावट का मतलब कोई लंबा है, कोई काला है, कोई हष्ट पुष्ट है, इन सब में कुछ ना कुछ उस क्षेत्र की जलवायु का भी प्रभाव रहता है। अब आप अरुणाचल प्रदेश के लोगों को देखोगे तो आधी आंखें उनकी खुली रहती है, ऐसे लगता है सो के उठे। उत्तर भारत के लोगों को आप देखेंगे आंखें हमेशा खुली रहती है, लगता है कभी सोते ही नहीं। तो शारीरिक बनावट में अंतर आ गया। कुछ ऐसे क्षेत्र के लोग हैं जो 5.5 फुट के नीचे होते ही नहीं, यानी कि उनकी लंबाई एवरेज 5.5 फुट है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो 5 फुट से ऊपर ही नहीं होते उस क्षेत्र के लोग, यानी कि 6 इंच का अंतर आ रहा है। 6 इंच का अंतर थोड़ा बड़ा तो अंतर है नहीं, बहुत बड़ी चीज है 6 इंच। तो क्या होगा, अब सेना ने एक रूल लाया कि जो भी व्यक्ति 5.5 फुट का है, यानी कि 5 फुट 6 इंच, उसी को ही सेना में भर्ती किया जाएगा। अब आप बताइए, वे लोग जो 5 फुट से ज्यादा कभी बड़े ही नहीं हुए, उनकी लंबाई मैक्सिमम है 5 फुट, 6 इंच का अंतर आ गया। 6 इंच इनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई। तो ये आर्टिकल फिर प्रयोग में आएगा कि इस भाग को प्रभावी बनाने के लिए सरकार प्रयास कर सकती है या कानून बना सकती है, यानी कि मिलिट्री में जो 5.5 फुट का है वो भी भर्ती होगा, और जो 5 फुट का है वो भी भर्ती होगा, और इस आधार पर 5.5 फुट वाले को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, या इस आधार पर 5 फुट वाले को इंफीरियर नहीं साबित किया जाएगा कि आप सेना में भर्ती नहीं हो सकते क्योंकि आप छोटे हैं। तो ऐसी भी समताओं के समाधान के लिए आर्टिकल 35 का प्रयोग होता है, और इसीलिए आर्टिकल 35 बनाया गया। दूसरा एग्जांपल आरक्षण का ले लेते हैं, बहुत सटीक एग्जांपल है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आप जानते हैं इस समय ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज हैं आरक्षण की। अब सामान्य वर्ग का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भाई देखिए जनरल कानून लागू करिए, सबको परीक्षा में बैठाइए, जो पास हो उसको नौकरी दीजिए, कुर्सी पर बैठाइए। सरकार कहेगी नहीं भैया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास फॉर्म भरने का भी पैसा नहीं है, किताब लेने का पैसा नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, किताब नहीं, प्रकाशन खरीद सकते हैं। तो हम कैसे सोशल जस्टिस को अप्लाई कर पाएंगे, सामाजिक न्याय हम कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे? तो ऐसा करते हैं, कुछ सीटें हम उन लोगों को दे देते हैं, उन लोगों को रिजर्व कर देते हैं कि उस आरक्षित वर्ग के लोग ही उस श्रेणी में आए। आप समझ गए 35 का मूल भावना क्या है। आपने 31 पढ़ लिया जिसमें संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी, अब उसे हटा दिया गया है। 32 पढ़ लिए जिसमें रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को भी है अनुच्छेद 226 के तहत, और वह भी इन्हीं रिट्स का प्रयोग करके रिट जारी करता है। जब हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो उस समय इसको इंक्लूड करेंगे। आर्टिकल 33 आपने पढ़ लिया कि जो हमारे सेना के लोग हैं, गुप्तचर विभाग के लोग हैं, उनके मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 34 भी आपने पढ़ लिया जिसमें यह बात का जिक्र या प्रावधान किया गया है कि कोई अशांत क्षेत्र है वहां पर मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है, और जब मार्शल लॉ लागू होगा तो उस क्षेत्र का जो प्रशासन का कार्य है वह सेना के हाथ में दे दिया जाता है। और आर्टिकल 35 आपने पढ़ा कि भाग 3 को प्रभावी बनाने के लिए कानूनों का निर्माण हो सकता है। आई थिंक आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण और आपको समझ में भी आई होगी। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के आर्टिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।